गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुषी गुप्ता। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2019 पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम इसके उनके डिटेल्ड आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट जानने को मिलेंगे। उनके ऑप्शंस, कैसे आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, और साथ में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर इन द क्लासरूम एज ए लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस। हमें कुछ टीचिंग एड्स या जो भी कुछ ऐसे टूल्स जो कि हम टीचिंग में यूज कर रहे हैं वो दिए हुए हैं। इसके अंदर पूछ रहा है कि इनमें से लाइव इंटरेक्टिव के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं या डिवाइस हो सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ईमेल, देन है स्काइप, देन है ऑनलाइन चैट, देन टेली कॉन्फ्रेंसिंग, देन है फेसबुक ब्लॉग और देन है ब्लॉग। तो हमें यहाँ पे देखना है कि लाइव हम कैसे लाइव इंटरेक्शन वाले हमें क्या करने हैं, टूल सेलेक्ट करने हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इन दिनों ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे कोरोना वायरस की वजह से आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल एजुकेशन को लेके बहुत सारे पोर्टल्स भी लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर में वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको टच में रहिएगा। और कुछ की वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड भी करी हुई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस कौन सा होता है। देखिए, ईमेल आप सबको पता है, लाइव कहीं भी इंटरेक्शन नहीं होता। उसके अंदर हम एक ईमेल सेंड करते हैं, उसके बाद हमें रिप्लाई आता है, तो कहीं भी हम लाइव इंटरेक्ट नहीं हो रहे किसी के साथ। देन है स्काइप एक तरीके से वीडियो कॉलिंग फीचर या लाइव इंटरेक्टिव फीचर है। तो इसके अंदर क्या है, लाइव इंटरेक्शन होता है। देन है ऑनलाइन चैट। तो ऑनलाइन चैट के अंदर क्या होता है, एक तरीके से लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। देन है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस पे लेके कैसे भी आप गूगल मीट और इन सब के थ्रू जो भी आप कुछ वेबिनार वगैरह भी आप सब ज्वाइन करते हैं जैसे कि, तो ये सब क्या एक तरीके से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के पार्ट है। तो इसका और फेसबुक ब्लॉग आप सभी जानते हैं, वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है। उसके ऊपर कोई भी ब्लॉग होता है, उसके ऊपर आप पढ़ते हैं और कमेंट एंड रिप्लाई जो भी है। देन है ब्लॉग गूगल पे या फिर बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे लिखे जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, फैशन या फिर एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड वो वहाँ पे ब्लॉग होते हैं। तो यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस कौन से हो जाएंगे हमारे, स्काइप, ऑनलाइन चैट एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम देखते हैं हमारे आंसर्स के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। देन सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। स्काइप, ऑनलाइन चैट एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग किसके पार्ट है, लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस, जो कि टीचर यूज करता है एज ए टीचिंग एड्स। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the following paradigm the focus of concern is on interpreting the reality in terms of participants' perspectives? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब भी हम रिसर्च पैराडिग्म होता है उसका फोकस किसके ऊपर है, रियलिटी इंटरप्रिटेट करने में, और साथ में पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव जानने, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, इसके ऊपर जानने के ऊपर। तो ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, आपके पास ऑप्शंस गिवन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च एंड सर्वे रिसर्च। तो सबसे पहले आपको इन सबके मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज यदि आपको यही नहीं पता होगा कि इनका मीनिंग क्या है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, एथनोग्राफिक एंड सर्वे रिसर्च। देखिए गाइस, हम ये जो ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे सर्वे रिसर्च सारे रिसर्च डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 4 to 5 जो रिसर्च टाइप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं और साथ में आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिल रहा है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है गाइस, जहाँ पे भी नाम से ही क्लियर है, कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से इट इज ए सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च इन विच रिसर्च एंड मैनिपुलेट्स वन और मोर वेरिएबल्स एंड कंट्रोल्स एंड मेजर्स एनी चेंजेस इन अदर वेरिएबल। जब भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो भी पेपर पोस्टपोन हुए, ठीक है, या फिर तो और मीडिया ने उसकी कुछ न्यूज़ दिया, हमने कुछ सर्कुलेट करा नोटिस, ठीक है, उसका बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। या फिर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आपने ये कोरोना के पेशेंट हैं, उनको आपने काढ़ा पिलाया, ठीक है,
तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कि आप उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आप क्या सेलेक्ट कर क्या क्या देख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं कि काढ़ा पिलाने के बाद कोरोना के पेशेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, ये सब चेक कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका पर्पज क्या होता है, टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन था हमारा एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। तो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च क्या होता है गाइज, नाम से क्लियर है, एक्सपोज्ड दैट मीन्स कहीं पास्ट में जाके हम कुछ स्टडी कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स की। तो बेसिकली होता क्या है, द टर्म exposed factor research is used to refer an experiment in which researcher examines the side effect of a naturally occurring treatment after it has occurred। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें स्टडी करनी है कि कोई भी पर्सन वो चोर कैसे बना या फिर वो इतना वो टेररिस्ट कैसे बना, ठीक है। तो आप उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते कि ये टेररिस्ट, कि आप उसको ऐसी चला के ऐसी एक्टिविटी के अंदर लेके जाए फिर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू रिसर्च एथिक्स। और ये रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग भी और हमारी जनरल मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी ना तो पॉसिबल है और ना ही लीगल है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसी रिसर्च करनी है कि वो टेररिस्ट कैसे बना, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें ड्रॉन आउट करना है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है पर्सन या ड्रग एडिक्टेड है तो मुझे स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ना कि हम उसे ड्रग दे के देखें हम, या फिर हमें, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले के क्या रीजन्स हैं उनके फैक्ट को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारे क्या करेंगे, जो नेचुरली जो ऑलरेडी जो क्या हो रखा है, अकर हो रखा है जो इवेंट, उसकी क्या करनी है, हमें स्टडी करनी है, उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है। ये क्या है, एक तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च है, जिसके अंदर क्या होता है, रिसर्चर क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता है हिस्ट्री इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेसिक रीजन बिहाइंड एन इवेंट। जैसे कि कोई ए पर्सन है, ये टेररिस्ट बना, तो हमें क्या करना है, हमें जब इसके पीछे की हिस्ट्री फाइंड आउट करनी है कि ये टेररिस्ट कैसे बना, तो इस तब हम क्या करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च यूज करते हैं। देन है एथनोग्राफिक रिसर्च। तो एथनोग्राफी रिसर्च क्या है, एथनोग्राफी एक ब्रांच है ह्यूमन इंक्वायरी की। इसके अंदर क्या हम स्टडी करते हैं, कल्चर स्टडी करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल का, उनका वर्ल्ड व्यू कैसा है या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, ये सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर। ये एक तरीके से क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो टाइप के रिसर्च पढ़ते हैं। यदि आपको एक डिफरेंट वीडियो चाहिए टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर, हम कोशिश करेंगे वीडियो लेके आने की। तो एथनोग्राफिक रिसर्च किसका पार्ट है, क्वालिटेटिव रिसर्च का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर कि एथनोग्राफिक रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी करें। तो एथनोग्राफिक रिसर्च क्या फोकस करता है कि कल्चर देखता है ग्रुप ऑफ पीपल का, एक तरीके से कल्चर या फिर हम किसी की ब्यूटी कुछ भी देखते हैं तो ये सब किसका पार्ट है, बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर का होता है। तो इसीलिए ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, एक तरीके से अप्रोच है क्वालिटेटिव, जिसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है, कल्चरल पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन देयर नेचुरल सेटिंग। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं और लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, उनकी नेचुरल सेटिंग है, उनका वर्ल्ड व्यू कैसा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, ये सब इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। देन है हमारा सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च क्या है, एक कलेक्शन है। जनरली हम जैसे देखते हैं कि अभी सर्वे चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से भी, और भी बेसिकली बहुत सारे सर्वे कंडक्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सर्वे रिसर्च क्या इन्वॉल्व करता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सैंपल ऑफ इंडिविजुअल टू देयर रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं या कुछ सर्वे करते हैं, वही क्या होता है, सर्वे होता है। सर्वे और केस स्टडी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, हमने ऑलरेडी हमारे वीडियोज के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख लेना सर्वे और केस स्टडी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आपको सेम लगता है कि केस स्टडी के अंदर भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं सर्वे के अंदर, लेकिन गाइस केस स्टडी बहुत ज़्यादा डीपर है कहीं ना कहीं सर्वे से। सर्वे के अंदर हम 4 to 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि केस स्टडी के अंदर पर्टिकुलर किसी वन पर्सन या वन ग्रुप के ऊपर क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं। और बाकी आप डीपली वीडियो देखने तो आप हमारे वीडियोस के अंदर जाके रिसर्च के जो भी वीडियो है उनके अंदर चेक कर सकते हैं। तो सर्वे इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सोशल साइंस रिसर्च बिकॉज ऑफ देयर वर्सिटिलिटी, एफिशिएंसी एंड जनरलाइजेबिलिटी। तो ये सोशल रिसर्च जो भी होती है, जैसे कि हमारी ये सोशल रिसर्च है, हमारे जो भी एम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करना है एक तरीके से, या फिर हमारी गरीबी का, या जैसे कि कोरोना वायरस, तो एक तरीके से क्या है, कोरोना वायरस कितने केसेस हैं, तो ये सब करके सामाजिक जो रिसर्च होती है, या बाल अपराध कितने हो रहे हैं, ये चाइल्ड मैरिजेस कितनी हो रही है, तो सर्वे किया जाता है। तो ये जब भी सोशल रिसर्च के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, सर्वे रिसर्च को यूज़ किया जाता है। तो हम वापस एक बार हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन था
कौन से रिसर्च के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिग्म द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रिटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। तो कहाँ पे हमने पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव देखा था, कहाँ देखा था, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी थी हमारी, और पर्सपेक्टिव उनका वर्ल्ड व्यू, उनका सोचने का तरीका, कल्चरल पैटर्न, ये हमने कहाँ देखा था, एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन हो ऐसा भी है कि हम ठीक है एक कोई सा भी पेपर ले, हम 15 मिनट के अंदर सारे ऑप्शंस आपको बता दें इसमें से एक करके, लेकिन उसका गाइस कोई फायदा नहीं होगा। आप पास्ट ईयर लगाएं तो उसका एक तरीके से आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए ये, और सबसे अच्छा तरीका यही है पास्ट ईयर लगाने का कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके जो भी ऑप्शंस है उसको साथ के साथ क्लियर करें, क्योंकि हो सकता है कि आज इसमें से आए, कल को सर्वे रिसर्च, कल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में से घुमा के क्वेश्चन देते, तो इससे अच्छा है कि आप जो भी पास्ट ईयर लगाएं तो उनको ऐसे ही लगाएं। देन देखते हैं, रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी रिसर्च डिजाइन जहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है कंटिन्यू बेसिस पे, दैट मीन्स टाइम फॉर्मिंग कहीं आ गई, कहीं ना कहीं कंटिन्यू टाइम हॉरिजन की बात हो रही है। तो टाइम हॉरिजन की बात हो रही है तो आप एक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी करेंगे, तो प्री टेस्ट एंड डबल कंट्रोल स्टेट डिजाइन तो यहीं कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज ये किसके पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन के पार्ट है ये दोनों। तो अब यहाँ पर टाइम हॉरिजोन में से हम डिस्कस देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और कौन से बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस स्टडी, इनमें से आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही टाइम हॉरिजॉन को या टाइम को डिटरमाइन करते हैं, टाइम को बताते हैं। तो हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन होती क्या और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन क्या होती है, जब हम एक वन पॉइंट इन टाइम या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कुछ डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स हमने एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया डिफरेंट सैंपल्स से, और उसके अंदर हमें बार बार इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, हम उसको बार बार स्टडी नहीं करते, हम केवल सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इसे स्टडी करते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, हम सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम या फिर कंटिन्यूटी में वो सब क्या होता है, चलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। यही बेसिकली डिफरेंस है, सबसे जो मेजर डिफरेंस माना जाता है, जिसमें क्या होता है क्रॉस सेक्शनल के अंदर ओनली वन पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस किया जाता है, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूटी सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल के अंदर डिफरेंट सैंपल्स लिए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर सेम सैंपल के ऊपर आप कंटिन्यू उसके ऊपर क्या करते रहते हो, स्टडी करते रहते हो उसके डिफरेंट टाइम्स को लेके, तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि एग्जांपल है, स्नैपशॉट ऑफ ए गिवन पॉइंट ऑन टाइम चेंजेज एट ए सोसाइटल लेवल, और ये लॉन्गिट्यूडनल क्या है, चेंजेज एट ए इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज यहाँ पे आप सेम सैंपल की स्टडी कर रहे हो तो क्या इंडिविजुअल लेवल पे चेंज होगा। देन है एग्जांपल है ब्रिटिश सोशल एट्रीब्यूट सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे, ये क्या कर रहा है, ए वन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये देन है ब्रिटिश बर्थ कोहर्ट स्टडी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई भी शेयर है, ठीक है, कि रिलायंस का शेयर हम आज से लेके और 2 महीने तक देख रहे हैं, हम उसकी पूरी हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, रिलायंस का शेयर स्टडी कर रहे हैं सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम डेली उसकी अपडेट्स या डेली उसकी ग्रोथ जो भी उसकी डिक्लाइन है ये सब देख रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, हम सेम सैंपल की डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। तो हम वापस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था गाइस, रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड। तो क्या बोल रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे, कंटिन्यू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिजाइन। यदि आपको डिफरेंट वीडियो चाहिए रिसर्च के ऊपर तो आप गाइस कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, या फिर टीचिंग ICT आपको पार्ट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 कॉमर्स के अंदर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। देन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिक, मेडलाइन, ABI इन्फॉर्म आर इंस्टेंस ऑफ। तो हमें कुछ नेम दिए हुए हैं, हो सकता है कि आपको जाने पहचाने लगे या आपने कभी सुने नहीं हो, तो आप ऐसे भी लगे कि आपको ये क्या है। तो ये पूछ रहा है कि एरिक, मेडलाइन एंड ABI इन्फॉर्म आर इंस्टेंस ऑफ, ये क्या है एक तरीके से। फर्स्ट है साइटेशन सर्विस है, देन है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज, देन है प्रिंटेड डाटाबेस एंड देन है लाइब्रेरीज। तो क्या ये साइटेशन सर्विसेज है, तो साइटेशन का मीन्स आई होप सो आपको सबको पता होगा, पर मैं एक बार बता देती हूँ। साइटेशन इट मीन्स आपने किसी का भी जो पेपर है, रिसर्च पेपर जनरल या उसकी जो भी थीसिस है, उसको आपने कितने बार अपने रिसर्च जो आप बना रहे हैं उसके अंदर यूज किया, मतलब दैट मीन्स आपने उसको कितनी बार साइट किया है, किसी ने आपका पेपर कितनी बार यूज किया अपने
रिसर्च के अंदर, तो वो क्या है, साइटेशन है एक तरीके से, कितनी बार यूज किया गया है। तो क्या ये साइटेशन सर्विसेज है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज है। इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज क्या होता है बेसिकली, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ डाटा होता है या फिर कुछ रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ और भी जो डाटा अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई डाटा अवेलेबल है, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज। यानी प्रिंटेड डाटाबेसेज जो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी लाइब्रेरीज आप सब जानते ही हैं। तो हम सबसे, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज। एक बार इसे समझते हैं और इनका मीनिंग भी देखते हैं कि एरिक मेडलाइन एवीआई इन्फॉर्म है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन डेटा आर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। तो जो भी हमारे एक तरीके से रोम, एक तरीके से रीडेबल फॉर्म में जो हम रीड कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड डाटा है किसी भी के भी रिगार्डिंग, उससे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रीड कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा को, वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज है। तो एरिक की फुल फॉर्म है यहाँ पे एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। तो यहाँ पे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिसोर्स इंफॉर्मेशन है वो एरिक के ऊपर अवेलेबल है। देन है मेडलाइन, मेडलाइन यूज होता है मेडिसिन और हेल्थ केयर के अंदर। देन है एबीआई इन्फॉर्म, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के अंदर यूज किया जाता है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज है गाइस जो आप विकीपीडिया पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट प्रोवाइडेड है। तो यदि आप याद नहीं रखें तो एक बार आप लिस्ट से गो थ्रू हो जाइएगा, बिकॉज 2019 में दो या तीन सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज के अंदर। एक बार 24 जून के पेपर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 26 जून के पेपर में भी। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, केवल नजरों में से निकाल लीजिएगा कि हाँ ठीक है ये है, तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए एग्जाम में। बाकी इतने सारे हैं कि आपको लर्न करना तो इम्पॉसिबल सा है, बट एक बार आप कोशिश करिएगा कि आप उनको गो थ्रू कर ले, जिससे आपको हेल्प होगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज। देन है ए पर्सन इनकर्स, यहाँ पे इनकर्स होगा गाइस, इनकर्स 10% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1800 एट व्हाट प्राइस शुड बी द वॉच बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो ये क्या है, क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसने वॉच को 1800 रुपीज़ में सेल करी और तब उसको कितने का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो उसे कितने में सेल करना चाहिए कि उसे 10% लॉस की जगह क्या हो जाए, 10% प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि उसकी एग्जैक्टली प्राइस कितनी है। तो 1800 में के अंदर उसने जब उसे सेल किया तो उसे कितने का लॉस हुआ था, 10% का। दैट मीन्स 100 माइनस 10 करेंगे तो हमें कितना आएगा इधर, 90। तो इसकी प्राइस कितनी है, किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अब हम इसे किसके इक्वल करेंगे, 100 के इक्वल करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा गाइस यहाँ पे, 2000। तो हमारी जो प्राइस कितनी आ गई यहाँ पे, 2000 वॉच की प्राइस आ गई। फिर बोल रहा है कि इनमें से जब, फिर बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड बी द वॉच सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट। तो जब आपको क्या करना है, हमें प्राइस पता चल गया, अब क्या बोल रहा है कि हमें कितने पे सेल करें कि हमें 10% का प्रॉफिट हो। तो इसका क्या करेंगे हम, या तो आप डायरेक्ट इसका 110 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2200। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2000 का 10% निकालिए, कितना आया 200 आपका प्रॉफिट आ गया, इसके अंदर आप इसे ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस 2200। आई होप सो आपको समझ आया होगा। यहाँ पे ये 10% इनकर, दैट मीन्स इनकर कर रहा है। तो 1800 का की वॉच है, उसके ऊपर से 10% का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स ये तो हमें इसको सबसे पहले प्राइस निकालेंगे कि एग्जैक्टली बिना लॉस के अंदर उसकी कितनी प्राइस कॉस्ट है। तो 2000 आएगी और 2000 के ऊपर तब क्या आप उसको सीधा 110% निकाल देंगे, बिकॉज अर्न प्रॉफिट 10%। तो 100 के अंदर आप उसे 10 ऐड करके 10 आ जाएगा, 10% निकाल देंगे आप 2000 का, तो कितना आ जाएगा 2200। तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन गाइज कंप्लीट हो गए। आगे के और वीडियोज में हम इनको कंटिन्यू रखेंगे। आई होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।